नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 128 ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन दोस्तों बेनिफिट प्रोवाइड कराता है जब अगर आपकी कोई डिमांड निकली है सीजीएसटी में और अगर आप सिर्फ टैक्स पे करेंगे, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन से केसेस है, कौन सी डिमांड है जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा कराने की जरूरत नहीं है? आइए डिस्कस करते हैं। इसको हम एमनिटी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज सेक्शन 128 ए? 128 ए सेक्शन है क्या? सेक्शन 128 ए empower the government to waive interest and penalty that would normally be levied under जीएसटी एक्ट। मतलब कोई जब टैक्स चार्ज करती है, कोई टैक्स कंफर्म करती है गवर्नमेंट की एसएससी को ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा, इस सेक्शन में ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी चार्ज करती है। ये सेक्शन गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि गवर्नमेंट जो है इस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कब एप्लीकेबल होगा, कब हमें ये बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के केस में ये लगता है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 है क्या कि जब भी आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा फॉर रीजन कि आपने टैक्स नहीं जमा करवाया या आईटीसी गलत ले लिया, आईटीसी अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, या फिर आपने टैक्स कम जमा करवाया, ज्यादा जमा कराना था, या कुछ फैक्ट्स छुपाए, तो आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है। और सेक्शन 3 में सबसेक्शन 3 में स्टेटमेंट इशू की जाती है, जो कि सबसेक्शन 1 में जो पीरियड लिखा है उसके अलावा किसी और पीरियड की हो। लेकिन जितनी भी ये रिक्वायरमेंट है ये विदाउट फ्रॉड होनी चाहिए, मतलब इसका रीजन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रॉड होगा तो उसका सेक्शन 74 हो जाएगा और 74 पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ये स्कीम तभी एप्लीकेबल होगी जब आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा अंडर सेक्शन 73, और उसका रीजन है कि आपने टैक्स नहीं जमा कराया, आईटीसी गलत ले लिया, जो भी। तो 73 में जब आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 73 जो नोटिस इशू करता है वो विदाउट फ्रॉड होते हैं। ये ध्यान रखने वाली है कि वो विदाउट फ्रॉड होते हैं। आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया, लेकिन 73 सबसेक्शन 9 में जो ऑर्डर इशू होता है, सेक्शन 73 1 में आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा, उसके बाद आप उसका रिप्लाई करेंगे, उसका रिप्लाई कंसीडर करके असेसिंग ऑफिसर जब उसका ऑर्डर इशू करेगा वो सबसेक्शन 9 में होएगा। लेकिन सेक्शन 73(1) में नोटिस इशू हो गया है लेकिन अभी तक ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तो हम इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 73 में, यानी कि विदाउट फ्रॉड। 74 वाला नहीं, 74 में फ्रॉड के केस आते हैं, 73 में विदाउट फ्रॉड आते हैं। तो शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 73 में और अभी तक उसका ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 में ऑर्डर इशू हो चुका है। सेक्शन 73(1) का जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू हो चुका है, जिसमें टैक्स अंडर सेक्शन 50 का इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों बता दिए गए हैं। पेनल्टी जो है वो 10% या 10,000 विच एवर इज मोर, ये पेनल्टी लगेगी। ऑर्डर इशू हो चुका है, लेकिन अपील, अगर आप अपील में चले गए हैं, अपील और रिवीजन का अभी तक ऑर्डर नहीं आया, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 11 और 108 सबसेक्शन 1 हैज बीन पास। अभी अपील का और रिवीजन का ऑर्डर नहीं आया। अगर आपको ऑर्डर इशू हो गया, आप अपील में चले गए या डिपार्टमेंट अपील में चला गया, तो उसमें जब अभी ऑर्डर नहीं आया है, अपील और रिवीजन का भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन सबसेक्शन 9 का ऑर्डर अगर पास हो गया था, तब भी आप जो है ये ऑप्शन ले सकते हैं, एमनिटी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्लोज जिसमें हम ये बेनिफिट ले सकते हैं कि आपको सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। अब 74 में फ्रॉड के केस होते हैं और उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलता। आपको 74 में नोटिस इशू हुआ था और आप अगर अपील में चले जाते हैं या रिवीजन ऑर्डर होता है या ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं,
और आपके फेवर में वो ऑर्डर इशू होता है कि ये 74 का केस नहीं, ये 73 का केस है, तो इससे मान लिया जाएगा कि नोटिस जो है 73 में इशू हुआ है और आपको ये एमनिटी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। आपको नोटिस इशू हुआ 74 में और आप अपील में चले गए या रिवीजन हो गई या ट्रिब्यूनल में चले गए और ऑर्डर आपके फेवर में आया कि ये सेक्शन 74 की जगह 73 में ये नोटिस इशू होना चाहिए था, ये फ्रॉड का केस नहीं है, तो आपको एमनिटी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो एमनिटी स्कीम है 3 केसेस में इसके बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 73 में यानी कि विदाउट फ्रॉड, और दूसरा केस है कि आपका 73 सबसेक्शन 9 में ऑर्डर इशू हो चुका है, लेकिन अभी भी केस अपील में पेंडिंग पड़ा है या रिवीजन में भी पेंडिंग है, अभी उसका ऑर्डर नहीं हुआ। और तीसरा केस कि आपको नोटिस इशू हुआ था 74 में और आप अपील में चले गए या रिवीजन हो गया या ट्रिब्यूनल में ऑर्डर आया कि ये 74 का केस नहीं है, 73 का केस है, तो अल्टीमेटली विदाउट फ्रॉड के केस में ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ये फ्रॉड का केस रहेगा, 74 का केस रहेगा, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका एमनिटी स्कीम लेने का इम्पैक्ट क्या रहेगा? एक तो ये स्कीम जो एप्लीकेबल है वो पीरियड 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का पीरियड इसमें कवर होगा और ये टैक्स आपको जमा कराना है 31 मार्च 2025 से पहले। अगर आप ये टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले जमा करा देते हैं तो कोई भी ब्याज और कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और आपकी जितनी भी प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड हो जाएंगी कि भाई ये जो मैटर है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अच्छा, जो तीसरा क्लॉज था हमारा जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आपको शो कॉज नोटिस 74 में इशू हुआ और आप अपील में चले गए हैं और अपील में जाने के बाद ये ऑर्डर आता है कि 73 में ये नोटिस इशू होना चाहिए था, ये फ्रॉड का केस नहीं है, तो तब जो पेमेंट की डेट होगी वो होगी ऑर्डर आने के 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर आपको वो टैक्स जमा कराना है। अगर ऑर्डर आता है और ऑर्डर आपके फेवर में आया कि ये 73 का केस है, तब जो लिमिट है 31 मार्च नहीं रहेगी, तब ऑर्डर आने के 6 महीने के अंदर आपको वो टैक्स जमा करवाना होगा। तो दोस्तों अदर रेलिवेंट पॉइंट, पहला पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि अगर नोटिस इशू 74 सबसेक्शन 1 में होता है और ऑर्डर आता है या डायरेक्शंस आती हैं कि ये नोटिस जो है 73 का माना जाएगा, 73 में कंसीडर किया जाएगा, फ्रॉड का केस नहीं है, तो पीरियड जो है 6 महीने का हो जाएगा। दूसरा है दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ एररस रिफंड, मतलब कि अगर आपको रिफंड गलत मिल गया तब ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने अपील में गए हुए हैं, पिटिशन या अपील या पिटिशन लगी हुई है, जैसा कि पहले था कि अपील में केस पेंडिंग है और अभी आपका ऑर्डर इशू हो चुका है, 73 सबसेक्शन 9 में ऑर्डर इशू हो चुका है और अपील में आप गए हुए हैं, तो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले ये बेनिफिट लेने के लिए पहले आपको अपील और पिटिशन विड्रॉ करनी पड़ेगी। और अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है, आपको इस स्कीम में जो ऑर्डर आता है वो आप उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऑर्डर में पहले से ही ब्याज और पेनल्टी जमा करवा चुके हैं तब आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, तब आप ये स्कीम नहीं ले सकते। दोस्तों अगर आपने इस स्कीम में अगर कोई टैक्स जमा करवाया और डिपार्टमेंट जो है अपील में चला गया, ट्रिब्यूनल में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया या सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस केस में अगर ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट के फेवर में आता है तो आपको वो एडिशनल टैक्स जमा करवाना पड़ेगा और वो टैक्स जो है आपको 3 महीने के डेट ऑफ ऑर्डर के 3 महीने के अंदर वो जमा करवाना होगा। आपने एमनिटी स्कीम में कोई टैक्स जमा करवाया और उस स्कीम में जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट अगर डिपार्टमेंट अपील में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, तो और वो ऑर्डर जो है आपके फेवर में नहीं आता, तो जो एडिशनल टैक्स है वो ऑर्डर आने के 3 महीने में आपको जमा करवाना होगा। आई होप कि आपको इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।